हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म में आज स्टार्ट करेंगे पर्सनालिटी डायनेमिक्स के बारे में। टेररिज्म का बिहेवियर क्यों इतना ज़्यादा वायलेंट होता है, टेररिज्म लोग क्यों करते हैं, इन सब के पीछे कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें पर्सनालिटी डायनेमिक्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जैसे पर्सनालिटी पैथोलॉजी थीसिस जो है, कुछ स्कॉलर्स अभी भी कहते हैं कि पर्सनालिटी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो टेररिस्ट एक्ट्स करते हैं। सबसे ज़्यादा जो थ्योरी फैशनेबल यानी कि सबसे ज़्यादा जो थ्योरी मानी जा रही है इसके पीछे, वो नियो फ्रॉइडियन थ्योरीज हैं। एंड उसके बाद की भी कुछ थ्योरीज हैं जिनको इन्होंने पोस्ट 1984 की थ्योरीज बोला हुआ है। इनमें अब पता नहीं इनके आंसर्स कंप्लीटली कितने करेक्ट हैं कितने नहीं है, पर इन्होंने हाइपोथेटिकली कुछ कंडीशंस को लेके ये थ्योरीज बनाई हुई हैं। जैसे इन्होंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है कि अगर कोई टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं, सेम सिचुएशन में हैं, सेम घर में हैं, सब उन दोनों के घर में सेम सरकमस्टांसेस हैं, उसमें से एक अगर टेरर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेता है और अगर दूसरा नहीं करता है, तो इन दोनों में फ़र्क क्यों आ जाता है। तो ये चीज़ें समझाने के लिए नियो फ्रॉइडियन एक्सप्लेनेशन में ये बोला गया है कि अर्ली एज में ही ना, जब हमारी डेवलपमेंट हो रही होती है, यंगर एज में जब हम होते हैं, तो हमारी पर्सनालिटी दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। और वो दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, एक होता है ग्रैंडियोस मी। ग्रैंडियोस मी का मतलब अपने आप को बहुत ही बड़ा और बहुत ही ग्रैंड और बहुत ही ज़्यादा दूसरों से बढ़कर दिखाना। दूसरा पार्ट हो जाता है हेटेड एंड डी वैल्यूड मी। हेटेड एंड डी वैल्यूड यानी कि अपने आप को हेट करना और डी वैल्यू करना। अब जो सेकंड वाला सेल्फ बन जाता है उन लोगों का, वो दूसरे लोगों के ऊपर उसको प्रोजेक्ट करते हैं, अपने आप को हेट करते हैं पर दूसरों को टारगेट करते हैं, जिनको वो ब्लेम करते हैं अपनी इस कंडीशन को लेके। ये थ्योरी नियो फ्रॉइडियन थी। फिर जो पोस्ट थ्योरी है, वो भी कह रहे हैं कि दो टाइप के इनर डायनामिक्स होते हैं। एक होता है नेशनलिस्ट सेपरेटिस्ट। ये वो वाले टेररिस्ट होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत लॉयल होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उनको ये कहानियां सुनाते रहते हैं कि हमारे साथ खराब हुआ, हमारे साथ बुरा हुआ, गवर्नमेंट ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। फिर ये बदला लेते हैं गवर्नमेंट के साथ, लेकिन अपने पेरेंट्स से लॉयल होते हैं। तो अपने पेरेंट्स की जो भी उनके जो पेरेंट्स के साथ गलत हुआ है, जो उन्होंने उनकी कहानियों में सुना है, उसका बदला लेते हैं गवर्नमेंट के साथ। दूसरा आ जाती है डायनामिक्स अनार्किक आइडियोलॉग्स होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ ही डिसलॉयल होते हैं एंड दे आइडेंटिफाइड विद द स्टेट। तो ये ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है इन टर्म्स ऑफ एडोर्नोज अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी। अब अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी क्या होती है, जिनको बचपन में अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल फेस करना पड़ा होगा, प्यूनिटिव चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब पनिशमेंट्स बहुत मिलती होंगी। चिल्ड्रन डेवलप अ रिजिड पर्सनालिटी। वो लोग जब बड़े होते हैं तो एक उनकी रिजिड पर्सनालिटी बन जाती है, और वो कॉन्शियसली तो अपने पेरेंट्स को लव एंड रिस्पेक्ट शो करते हैं, पर अनकॉन्शियसली उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, उनकी तरफ बहुत हॉस्टाइल होते हैं। वही हॉस्टिलिटी, वही हेट्रेट वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर दिखाते हैं। तो इस तरीके से पर्सनालिटी डायनामिक्स को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों टेररिस्ट एक्ट्स करते हैं वो लोग। अब जैसे ये वो जो फ्रॉइडियन थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि एक तो ग्रैंडियोस मी हो जाता है, गुड मी, एक हो जाता है बैड मी, जो अनकॉन्शियसली होता है, जो उन लोगों पे प्रोजेक्ट होता है जो वीक होते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो तीन टाइप की टेररिज्म्स हैं इंडियन नेशन में। एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी टेररिज्म है, तीसरा एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड है। तो मेजॉरिटी में आ जाते हैं एथनिक और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो दीज आर मोस्टली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। फिर माइनॉरिटी में आपके आ जाते हैं जैसे इंडियन मुजाहिदीन हो गया या नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इस तरह की चीज़ें। अब एक एक्ट होता है जिसको बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इसमें ये कह रहे हैं कि कुछ
टेरर लॉज होते हैं जिनके बेस पे ये लोग काम करते हैं. टफ टेरर लॉज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ डेटरेंस. थ्योरी ऑफ डेटरेंस क्या है? द थ्योरी प्रीसपोजेस दैट द परपेट्रेटर विल कैरी आउट अ रैशनल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिफोर एंगेजिंग इन द टेरर एक्ट. जो भी इंडिविजुअल होगा वो पहले कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करेगा. मतलब कि ये टेररिस्ट एक्ट करने से पहले वो ये कैलकुलेट करेगा कि जो मैं करने जा रहा हूँ उसका बेनिफिट ज़्यादा है या उसके पीछे जो मेरा कॉस्ट लगेगा वो ज़्यादा है. कॉस्ट क्या होगा? सीवियर पनिशमेंट्स मिल सकती हैं. बेनिफिट्स क्या होगा? गेन्स हो सकते हैं क्राइम से. तो दोनों चीज़ें कैलकुलेट करेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि उन्होंने टेररिस्ट एक्ट करना है या नहीं है. नॉर्मेटिव मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग बोलते हैं इसको. पर कहीं कहीं पे ना ये सब थ्योरी फेल हो जाती है. जैसे आपने देखा होगा जो सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, जिहादीज होते हैं, वो इस तरीके से रैशनल कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करते हैं कि कॉस्ट और बेनिफिट किसका ज़्यादा है. तो हम क्या कर सकते हैं? कन्फ्रंटेशन, नेगोशिएशन, कुछ ऐसा कर सकते हैं उनके साथ. अब यहाँ पे नॉर्म वायलेशन थ्योरी की बात हो रही है. नॉर्म वायलेशन थ्योरी ऑफ डी रिडर एंड त्रिपाठी. ये कह रहे हैं कि नॉर्म वायलेशन क्या होता है? जब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के नॉर्म्स को ब्रेक करता है तो उनकी आपस में जो लड़ाई चलती रहती है वो एक साइकिल सा बन जाता है. ग्रुप ए पुलिस है, ग्रुप बी है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. पुलिस ने उनके नॉर्म्स वायलेट किए, ठीक है, उनको रोका या कहीं उनको दबाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर से अटैक कर दिया. ग्रुप बी ने वो और ज़्यादा ग्रुप ए के नॉर्म्स वायलेंट करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स करेंगे. फिर पुलिस और उनको पकड़ने की, दबाने की कोशिश करेगी. ऐसे करते करते नॉर्म वायलेशन के थ्रू ये चलता ही रहेगा. हेंस कन्फ्रंटेशन इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन. तो कन्फ्रंटेशन करना यानी कि उनको कन्फ्रंट करना वो नहीं होगा, क्योंकि वो टेररिस्ट जो है वो रीबाउंस करते ही रहेंगे. ठीक है. दे वुड यूज मोर इनोवेटिव मीन्स टू अटैक. वो और ज़्यादा इनोवेटिव होंगे. ग्रुप ए उतना इनोवेटिवली काम नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ग्रुप बी वाले होंगे वो और ज़्यादा नई नई टेक्निक्स ढूंढ लेंगे परेशान करने की. तो इसमें वो जो एक्ट की ऊपर बात हो रही थी वो एक्ट काम नहीं आएगा. दूसरा ये कह रहे हैं अगर नेगोशिएशन करें तो नेगोशिएशन में क्या होता है? दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है और ये बहुत बार यूज़ भी करी गई है. इसीलिए नेगोशिएशन को ज़्यादा बेटर ऑप्शन मानते हैं. जैसे कहाँ यूज़ करी गई है? टेरर ग्रुप इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया दैट डिमांडेड फ्रीडम एंड अ सेपरेट स्टेट. तो बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी फ्रीडम और सेपरेट स्टेट का स्टेटस मांगा था, जिसमें से एक बोडोलैंड प्रॉब्लम भी है. तो ये दोनों और भी बड़े सारे एग्जाम्पल आपको हमारे इंडिया के स्टेट्स में मिलेंगे जिन्होंने बोला कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, और नेगोशिएशन के थ्रू उनको देने के बाद उन्होंने टेरर एक्टिविटीज़ बंद कर दी. तो नेगोशिएशन एक बेटर तरीका है जिससे दोनों के बीच की प्रिजुडिस जो है वो कम हो जाती है, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और ये टेरर एक्टिविटीज़ थोड़ा सा कम होने के चांसेस होते हैं. So, the hatred of terrorist organizations and the activities of terror funding countries are a result of prejudice about the Indian state. तो प्रिजुडिस इतना ज़्यादा है कि ये टेरर एक्टिविटीज़ वगैरह होती है उसकी वजह से. जैसे फॉर एग्जांपल मैनी नेबरिंग कंट्रीज परसीव इंडिया एज अ ह्यूज कंट्री दैट कैन बी अ सिक्योरिटी थ्रेट एनी टाइम इन द फ्यूचर. तो अगर इंडिया के हाई ह्यूज स्टेटस की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट हो रही है किसी कंट्री को, चाहे वो हमारे नेबर्स ही हो, तो वो क्या करते हैं? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं हमारे अगेंस्ट टेरर करने के लिए. तो ये सब प्रिजुडिस ही है और नेगोशिएशन से ये सारी चीज़ें आप सेटल कर सकते हो. दूसरा बोल रहे हैं कंट्रोलिंग मेजॉरिटी टेररिज्म. तो मेजॉरिटी टेररिज्म में क्या होता है? राइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखे होंगे, राइट्स हो जाते हैं. और मेजॉरिटी टेररिज्म क्या करता है? एक फियर साइकोसिस क्रिएट करता है. फियर और इनसिक्योरिटी, होपलेसनेस माइनॉरिटी ग्रुप को डराने के लिए करे जाते हैं राइट्स वगैरह. सम इंडिविजुअल्स फ्रॉम दीज ग्रुप्स हैव साइकिक वुंड विच दे प्रोजेक्ट ऑन द इंडियन स्टेट. तो जो साइकिक वुंड का मतलब कहने का है कि साइकोलॉजिकल जो उनको हर्ट हुआ होता है कभी या वैसी कोई साइकोलॉजिकल वुंड्स होते हैं,
तो नॉर्म वायलेशन थ्योरी के ही बेस पे ये बता रहे हैं कि मेजॉरिटी टेररिज्म ग्रुप जो होता है वो माइनॉरिटी के नॉर्म्स को वायलेट करता है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी के नॉर्म्स को वायलेट करते हैं, और ये साइकिल ऐसे चलता ही रहता है. It is tough to suppress minority terrorism which is covert, but majority terrorism is often politically motivated. तो मेजॉरिटी टेररिज्म ज़्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है, उसको पुलिस रिफॉर्म्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है. तीसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है वैल्यू एजुकेशन, जो कि स्कूल में ही दी उसको अपना यूज़ कर सकते हो आप. वेरी इफेक्टिव इंटरवेंशन इज स्कूल एजुकेशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस. तो ये सारी चीज़ें स्कूल में ही सिखाना, सेंस ऑफ नेशनहुड, नेशनल इंटीग्रेशन, इस तरह की चीज़ें, यूजफुल सिटीजनशिप, ये सारी चीज़ें बच्चों को स्कूल में ही अगर सिखाई जाए तो यंग एज में ही उनके अंदर ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. ट्रेनिंग इन रिफ्लेक्सिव थिंकिंग, सेंसिटाइजेशन टू कम्युनिटी आर यूजफुल. तो रिफ्लेक्सिव थिंकिंग और सेंसिटाइजेशन की अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो चीज़ें टेररिज्म को कम करने में हेल्प करेंगी. रिफ्लेक्सिव थिंकिंग का मतलब होता है कि अपनी थिंकिंग के बारे में एक बारी सोच लेना, जो भी हम सोच रहे हैं अपने एक्शंस के बारे में सोच लेना. और सेंसिटाइजेशन का मतलब है सेंसिटिव होना अपने लोगों की तरफ. और हाई स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी ये सारी आप रियलिस्टिक आइडियल सेट कर सकते हो स्टूडेंट्स के अंदर, उनको डिल्यूजन होने से बचा सकते हो. क्योंकि जब एजुकेटेड यूथ होता है ना, वो डिसइल्यूजनड हो जाता है, वो अनरियलिस्टिक आइडियोलॉजीज अपनी बना लेता है, तो वो इन सारी चीज़ों में टेरर अटैक्स और ये सब करने में चला जाता है. क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि ये सब करने से वो रियलिटी को चेंज कर सकता है. तो नेक्सलाइट्स, टेरर अटैक्स वगैरह जो होते हैं उसमें सारे एजुकेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जिनका वो मार्क्सिस्ट विजन होता है, जो मैंने आपको यूटोपिया के बारे में बताया था. वो सोचते हैं कि अभी जो सोसाइटीज़ हैं वो इतनी परफेक्ट नहीं है, हमें इनको परफेक्ट करने की ज़रूरत है. तो इस तरीके से इनके आइडियल्स बहुत अनरियलिस्टिक हो जाते हैं जिन्हें हमें चेंज करना पड़ता है. फोर्थ आता है टारगेटेड इंटरवेंशंस. All member of a terrorist group don't have similar personality. There is no terrorist personality. However, terrorists can be broadly divided as proactive and reactive. अब लोगों की पर्सनालिटी अलग अलग होती है टेररिस्ट ग्रुप में भी. कुछ प्रोएक्टिव होते हैं, कुछ रिएक्टिव होते हैं, डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं. प्रोएक्टिव वो होते हैं जिनकी सेंस ऑफ राइटियसनेस मिसप्लेस्ड होती है, तो राइट और रॉन्ग में डिसाइड नहीं कर पाते. वो लीडर्स बन जाते हैं अपने ग्रुप के, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा या यूथ को ज्वाइन करा पाए वो करवाते हैं. रिएक्टिव जो होते हैं ना, वो बदला लेने के लिए बनते हैं, मतलब किसी और के एक्शंस का बदला लेने के लिए बनते हैं. तो प्रोएक्टिव थोड़े ज़्यादा डेंजरस माने जाते हैं क्योंकि वो उनकी सेंस मिसप्लेस होती है. जो रिएक्टिव होते हैं उनको फिर भी हम समझा सकते हैं, प्रोएक्टिव को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो जो रिएक्टिव होते हैं, जो बदला लेना चाहते हैं किसी से, वो जनरली फॉलोअर्स होते हैं. तो प्रोएक्टिव लीडर्स होते हैं, रिएक्टिव फॉलोअर्स होते हैं. और वो ग्राउंड जीरो टेरर एक्ट्स वही करते हैं, जाके अपने आप को खुद जाके उस जगह पे करना काम और सुसाइड करना, ये सारी मतलब अपने आप को फंसाने वाला काम रिएक्टिव लोग ज़्यादा करते हैं. फॉर द प्रोएक्टिव टेररिस्ट अ प्रिवेंटिव स्टेप इज नॉट टू लेट देम बिकम टेररिस्ट. तो अगर हम प्रोएक्टिव को रोक लेंगे तो हम रिएक्टिव को भी रोक लेंगे, क्योंकि प्रोएक्टिव ही है जो लोगों को लेकर आ रहे हैं. तो प्रोएक्टिव को अगर रोक लिया जाए, उनकी आइडियोलॉजीज को चेंज किया जाए, तो वो अगर रुकेंगे तो वो रिएक्टिव टेररिस्ट को भी रोक सकते हैं. When they are member of such ideological organization, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं. Discrepancy between their basic belief in compassion and humanity and their prejudiced attitude towards the state. तो उन लोगों का बेसिक बिलीव और उनका एटीट्यूड में ही डिस्क्रिपेंसी होती है प्रोएक्टिव टेररिस्ट में. फॉर द रिएक्टिव टेररिस्ट क्या कर सकते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अनाथ होते हैं या राइट से उनके पेरेंट्स को मार दिया होता है, ये इनके अंदर बदले की जो भावना होती है बहुत ज़्यादा होती है. उनको हम रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उस चीज़ को हम कम कर सकते हैं, उनके पास्ट के वुंड्स को हम हील करने की कोशिश कर सकते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रिट, दैट इज थ्योरी ऑफ ग्रेजुएटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव्स इन टेंशन रिडक्शन.
तो ये ऑसगुड्स की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ग्रेजुएटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव्स इन टेंशन रिडक्शन। ये कह रहे हैं कि ग्रिड स्टेट्स दैट इफ अ नेशन मेक्स सम अनएम्बिगुअस पीसफुल जेस्चर्स, द एडवर्सरी इज लाइकली टू रेसिप्रोकेट। This is the logic behind goodwill gestures like unilateral ceasefire by Indian Army in Kashmir Valley every year during Ramzan। कहने का मतलब ये है इनका कि अगर कोई एक नेशन है वो पीसफुल जेस्चर शो करती है, अनएम्बिगुअस मतलब क्लियर हो, वो पीसफुल जेस्चर्स दिखाती है, तो दूसरा जो है सामने वाला वो भी रेसिप्रोकेट करेगा, वो भी झगड़ा नहीं करने जाएगा। तो गुडविल जेस्चर होगा तो ऑब्वियसली दोनों साइड से शांति रहेगी, पीसफुल रहेगा। जैसे इंडियन आर्मी जो है कश्मीर वैली में, वो रमज़ान के टाइम पे एक यूनिलैटरल सीज फायर जेस्चर करते हैं, मतलब कि उस टाइम फायरिंग और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये उन दोनों के बीच का आपस का गुडविल जेस्चर होता है कि रमज़ान के टाइम पे दोनों में से कोई भी फायर वॉर शुरू नहीं करेगा, सीज फायर। तो इस तरीके से हम ग्रेजुएटेड एंड रेसिप्रोकेटेड इनिशिएटिव कर सकते हैं टेंशन रिड्यूस करने के लिए। देन वी हैव साइको एनालिटिक मेथड्स। साइको एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो होती है वो इंडिविजुअल टेररिस्ट पर्सनालिटीज़ की वजह से होती है। तो टेररिज्म जो है वो रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो वो ये कह रहे हैं कि इनसाइट थेरेपी यूज़ करी जा सकती है उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, बट नॉट ऑन द इंडिविजुअल प्रोन टू जॉइन टेररिस्ट ग्रुप। पर ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर ये नहीं काम करेगा जो प्रोन है, मतलब जो जिनके अंदर से ही आता है कि उन्हें टेररिस्ट बनना है। तो यहाँ पे एक साइकोएनालिस्ट है सुधीर कक्कड़, हु गिव सम सजेशंस लाइक ही स्टेट दैट violence is justified by our community and hence internalized by us. He states that two qualities that we encourage in our children and also encourage violence. तो कह रहे हैं कि जब हमारे कम्युनिटी में ही वायलेंस को जस्टिफाई कर देते हैं लोग, किसी ने किसी का झगड़ा किया तो वो उसको जस्टिफाई कर देते हैं कि गलती उसकी थी इसलिए उसने मारा, मतलब उसने ठीक किया, तो वो बच्चों के अंदर इंटरनलाइज हो जाता है कि हम वायलेंस करके अपना हक ले सकते हैं। और ये जो दो चीज़ें बता रहे हैं जो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों में एनकरेज करते हैं, मॉरल आइडियलिज्म और हाई सेल्फ स्टीम, ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये और ज़्यादा उनको नार्सिस्टिक बनाती हैं, और ज़्यादा उनके अंदर वायलेंस क्रिएट करती हैं। आइडियलिज्म इज डेंजरस बिकॉज इट इज इनएविटेबली अकम्पनीड बाय द बिलीफ दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अब किसी तरीके से भी आपने अपना जो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो आपने अपना ले लिया, चाहे वो फाइट करके लिया, किसी को मार के लिया, आपने अपनी चीज़ ले ली, तो आपका काम हो गया, चाहे मीन्स कोई भी हो, उसका एंड आपका अगर अच्छा हो गया तो मीन्स कोई भी हो वो चल जाएगा। तो ये गलत बात हो जाती है। इफ़ यू आर फाइटिंग फॉर गॉड, for the oppressed or for the religious community, then what matters is the outcome, not the process। तो जैसे भगवान के नाम पे ही ना लोग इतना गलत काम करते हैं, भगवान के नाम पे लोगों को उल्लू बनाना, कितने गंदे गंदे क्राइम्स होते हैं, भगवान के नाम पे लूटा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप भगवान के नाम पे कर रहे हो और आप भगवान को खुश कर रहे हो तो वो सबसे ज़रूरी है, बेशक तरीका कोई भी हो। तो ये सब चीज़ें और ज़्यादा टेररिज्म को और बढ़ावा देती हैं। Kakkar forwards that a long-term strategy to deal with violence, in the long term we need to focus on our educational efforts on emphasizing the value of compassion, fairness and tolerance। तो तीन चीज़ों को हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए एजुकेशन के थ्रू। एक तो वैल्यू ऑफ कंपैशन, एक दूसरे के साथ कंपैशनेट हो, फेयरनेस होनी चाहिए और टॉलरेंस होनी चाहिए, टॉलरेट करना आना चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा सा भी गुस्सा आया और अटैक कर दिया। कंपैशन इज एज नेशनल एज वायलेंस, वी now know from experiments using brain imaging that watching the suffering of someone who appears to be a victim of violence activates a similar pain network in our brains. Hence, educational institutions should focus on means rather than ends in the giving moral education.
ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे अंदर जो कंपैशन है ना, हम सबके अंदर है, जैसे वॉयलेंस है, हम किसी और को जब देखते हैं तो हमारे अंदर भी उस तरह की फीलिंग्स आती हैं सफरिंग की। ये ब्रेन इमेजिंग थ्रू के कह रहे हैं कि ये चेक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया है कि जब हम किसी को सफ़र करते हुए देखते हैं तो वो हमारे अंदर भी पेन नेटवर्क एक्टिवेट करता है ब्रेन में भी। तो हम सबके अंदर ये कंपैशनेट होना ऑलरेडी इनबिल्ट है। इसीलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ना आपके एंड्स को नहीं ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, आपके मीन्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से आपने अपनी चीज़ ली। कैसे आपको सिखाया जाता है कि आपने वो चीज़ लेनी है, आपका राइट है, पर किस तरीके से आप ले रहे हो उस चीज़ के ऊपर फोकस करनी है। मॉरल आइडियल्स लीड्स टू रिजिडिटी ऑफ ओपिनियन दैट लेजिटिमाइज एनी मीन्स। तो मॉरल आइडियलिज्म की वजह से क्या होता है कि उन्हें लगता है कि जो भी वो तरीका अपना रहे हैं वो ठीक है, अगर उनको अपनी चीज़ मिल रही है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने किस चीज़ से ली। फिर आ जाता है रिहैबिलिटेशन। मैनी रिक्रूट्स ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैपन्स टू बी जुवेनाइल। बच्चे होते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनको लेते ताकि उनको काफ़ी साल तक ट्रेनिंग दे सके। बच्चे कहाँ से होते हैं? जिनके घर पेरेंट्स सेपरेटेड होते हैं, डिप्राइव्ड एनवायरनमेंट से होते हैं। तो ये वो वाले जो होते हैं वीकर सेक्शन में जो बच्चे होते हैं उनको ढूंढ ढूंढ के अपने ग्रुप में ज्वाइन कराते हैं। According to TEFL's social identity theory, it is natural to boost the positive of one's own small group. If this small group is picked up by a terror network, the individuals naturally accept terrorism. तो क्या होता है, ये जो ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है इस तरह के बच्चों का, जब वो टेरर नेटवर्क में फंस जाते हैं तो फिर वो ऑब्वियसली अपने ग्रुप के मेंबर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सारे हमारे जैसे ही हैं। सो देर इज़ अ नीड टू रिहेबिलिटेट जुवेनाइल्स। तो उनको रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके आगे विक्टिम्स ऑफ टेरर की बात कर रहे हैं। तो विक्टिम का मतलब है जिसको इंजरी हुई है या नहीं भी हुई है, जिसने सिर्फ देखा भी हो, जिसने फेस किया हो, जिसने देखा हो, जिसको इंजरी हुई हो या ना हुई हो, ये सारे विक्टिम्स में ही आ जाते हैं। और victim whether injured or not has low control over event and experience low self efficacy। तो victims जो होते हैं उस टाइम पे उनको लगता है क्या मतलब होता ही नहीं है, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता उस सिचुएशन पे। उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी कम हो जाती है कि उनके हाथ में अब कुछ नहीं है जिस टाइम पे वो फेस कर रहे होते हैं इस तरह का कोई इवेंट। विक्टिम रीलिव्स द एक्सपीरियंस को बार बार वो चीज़ उसको वो करता है, रीलिव करता है, बार बार उसके दिमाग में वही सारी सीन्स आते हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं। तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब उसको PTSD जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। और जैसे बूढ़े लोग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं उनमें तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि उनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं क्योंकि वो बार बार वो चीज़ें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं और वो हेल्पलेस हो जाते हैं। उनको नाइटमेयर्स आते हैं, उनको मार्केट प्लेसेस में जाने में डर लगता है, खाना पीना बंद हो जाता है कभी कभी तो डर के मारे। तो ये सब टेरर ट्रॉमा बोला हुआ है इसको कि ये सब टेरर ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। सम ऑफ द सिम्टम्स कैन बी बैड ड्रीम्स, हियरिंग ब्लास्ट, मतलब ब्लास्ट की आवाज़ आती है चाहे ब्लास्ट ना भी हो रहा हो, इतना ज़्यादा वो डर जाते हैं। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती है। रिक्लूसिव बिहेवियर मतलब भीड़ से अलग रहना, लोगों से अलग रहना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो उसको टेरर ट्रॉमा को कोप करने के लिए 5 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। उनसे बात करो, आप टॉक करो, अपने फियर्स को बताओ किसी को जिस पे आपको भरोसा है। अपने सराउंडिंग्स को विजिलेंट रहो, मतलब अपने आसपास की जगह का ध्यान रखो जहाँ आप जा रहे हो। कंट्रोल करो अपनी सेल्फ हेल्पलेसनेस को। रूटीन मेंटेन करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। न्यूज़ को एक्सपोजर कम करो। जैसे अभी कोरोना वायरस के टाइम पे भी यही बोला जाता था कि हम जितना न्यूज़ सुनेंगे उतना ज़्यादा हमारे साइकोलॉजिकली फियर क्रिएट होगा, तो इतना ज़्यादा न्यूज़ के एक्सपोजर नहीं करो इन सब चीज़ों को लेके। और ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेकिन उसके साथ साथ प्रोफेशनल सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है। और जनरलाइज एंजाइटी का भी इन्होंने बताया है थोड़ा सा कि
जनरली बहुत ज़्यादा एंग्शियस होने लग जाते हैं वो लोग हर जगह, मतलब सबकॉन्शियसली उनको डर लगता रहता है हर चीज़ में। और जैसे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे कि एक बार जैसे किसी स्टैम्पीड हो गया था किसी टेम्पल में, तो वहाँ पे एक रूमर फैल गया था कि वहाँ पे बम है, तो भगदड़ मच गई थी। तो इससे क्या होता है, ये जनरलाइज्ड फियर साइकोसिस है जो टेररिस्ट अटैक की वजह से होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती है लोगों में। तो ये चैप्टर आपका खत्म होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 साइकोलॉजी ऑफ जेंडर, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।